दोस्तों, क्या होता है जब एक अरबपति बाप अपनी बिगड़ी हुई औलादों को सुधारने के लिए गरीब बन जाता है और उनसे उनकी सारी सुख सुविधाएं छीन लेता है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक अमीर बाप की 3 बिगड़ी हुई औलादों को देखते हैं। पहली वाली का नाम स्टेला होता है, जिसे महंगी महंगी चीजों की शॉपिंग करना बहुत पसंद है, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों से लेकर कच्ची भी गुची की ही पहनती है। दूसरे वाले का नाम एलेक्स है, जिसे दूसरों की औरतों के साथ सोना बहुत पसंद है। तीसरे वाले का नाम फिलिप होता है और बस ये दिन रात दारू पीता है और पार्टी करता है। आगे हम इनके बाप फ्रांसिस को देखते हैं, जो कि शहर का सबसे अमीर आदमी है। इसके पास इतना पैसा है कि अंबानी जैसे 10 लोग तो इसके यहाँ पर नौकर हैं। आगे फ्रांसिस जब अपने घर जा रहा था, तभी उसका मैनेजर पप्पू दलाल पूछता है कि सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। फ्रांसिस कहता है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं परेशान क्यों होऊंगा। पप्पू दलाल कहता है क्योंकि पिछले साल उसने एक वेटर को जला दिया था। फ्रांसिस कहता है क्योंकि उस गधे के बच्चे ने सफेद थीम वाली पार्टी में लाल शैंपेन सर्व कर दी थी। लेकिन अब स्टेला बदल चुकी है और पिछले 1 साल में वो काफी मैच्योर हो गई है। मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। वहीं पर हम स्टेला को देखते हैं, जो कि अपने नौकरों से कह रही थी कि भीसड़ी वालों, तुमने ये क्या कर दिया, जरा मेरी शक्ल देखो। तुमने सपना लेवा कहता है लेकिन तुम तो अभी भी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन स्टेला को ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम फिलिप को देखते हैं, जो एक बिजनेस आइडिया लेकर अपने बाप के पास आता है। कहता है कि मैं आपको एक ऐसा आइडिया सुनाने जा रहा हूँ जो किसी ने भी आज तक सोचा नहीं होगा। बाप कहता है कि मुझे बहुत काम है, तो तुझे जो बताना है जल्दी बता। फिलिप कहता है कि आप लोग ये बताओ कि जूते खरीदने में एक आम इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में होती है। बाप कहता है कि मुझे नहीं पता। फिलिप कहता है कि एक 80,000 का जूता आपके पैरों में दर्द कर देता है। हम उसे कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं और वो टूट जाते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। लेकिन अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा जुगाड़। देखो, मैंने जूते नहीं पहने क्योंकि मेरे जूते इस कालिए ने पहने हैं। दरअसल जो भी लोग अपने जूते से परेशान है, वो अपने जूते अपने नौकरों को पहना सकते हैं। जिसके बाद वो उस कालिए को चलाकर दिखाता है कि देखो, इसे ये जूते फिट आ गए हैं और यही है मेरा बिजनेस आइडिया। फिलिप कहता है कि इस बिजनेस आइडिया से मैं जकरबर्ग से भी बड़ा बन सकता हूँ। अब ये सुनकर उसका बाप सोचने लगता है कि काश उस रात में किंगडम ही पहन लेता। वो उसे कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें सोचकर बताऊंगा, जब तक तुम मेरा एक काम करो, तुम ये फाइल जाकर मेरे क्लाइंट को दे आओ। फिलिप कहता है कि मैं जकरबर्ग बनने का सपना देख रहा हूँ और आप मुझे एक डिलीवरी बॉय समझ रहे हो। बाप कहता है कि अगर तुम्हें बिजनेस सीखना है तो तुम्हें ऐसे छोटे मोटे काम करने भी सीखने होंगे। अब फिलिप के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो उस फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे पप्पू दलाल फ्रांसिस से पूछता है कि कहीं आप इस आइडिया में पैसे लगाने का तो नहीं सोच रहे। जिस पर फ्रांसिस कहता है कि मेरा बेटा चूतिया है, मैं नहीं, और इनको बस थोड़ा टाइम चाहिए। ये लोग अपनी मरी हुई माँ के सदमे से अभी तक नहीं उभरे। पप्पू दलाल कहता है कि उस बात को 15 साल बीत चुके हैं। फ्रांसिस कहता है कि इन लोगों के लिए तो ये बस कल की ही बात है। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि कॉलेज में अपने प्रिंसिपल को घुड़सवारी करा रहा था ताकि वो उसे एग्जाम में पास कर दे। उधर फिलिप अपने एक फ्रेंड से मिलता है और उसे बताता है कि मेरा बाप मेरे आइडिया में पैसा लगाने के लिए तैयार है और अब इसी खुशी में भीनचोद आज पूरी रात पार्टी करेंगे। दूसरी तरफ स्टेला अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी, जहाँ पर पूरे 2 मिनट बीत चुके थे, लेकिन उसका फेवरेट जूस अभी तक नहीं आया था। नौकर है। वहीं पर हम फ्रांसिस को देखते हैं, जो कि अपनी मरी हुई पत्नी बबली बदमाश से बातें कर रहा था। कहता है कि जब से तुम गई हो, मैं पूरी तरह अकेला पड़ चुका हूँ। मुझे तुम्हारी छोटी और गहरी गुफा की बहुत याद आती है, जिसमें मैं जब भी अंदर जाता था वहीं पर खो जाता था। आजकल तो मुझे कोई गुलाबी भी नहीं देती और मुझे हाथ गाड़ी से ही काम चलाना पड़ रहा है। काश अगर तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हारी गुलाबी तितली को पीट पीट कर उसका चमगादड़ बना देता। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और उसे कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी गुलाबी दे सकती हूँ। मेरे पति को भी मरे सालों बीत चुके हैं और अब मुझे भी घुड़सवारी करने का मन करता है, और अगर आप चाहो तो मुझसे शादी भी कर सकते हो। फ्रांसिस कहता है कि यहाँ पर इतना काल भी नहीं पड़ा कि मैं तुझसे शादी कर लूँ। अब अपना काम करो और निकल यहाँ से, बढ़िया ही मुझसे शादी करने बुढ़िया साली। फिर रात को उनके घर पर स्टेला की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर स्टेला का बॉयफ्रेंड जॉनी जानलेवा एक बहुत महंगी शैंपेन लेकर आता है। वहीं फ्रांसिस को बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो वो बाहर देखने आ जाता है। उधर जॉनी जानलेवा उस बोतल को इस बॉल की मदद से खोलूंगा, जिसके बाद वो निशाना लगाता है और नौकर से कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत। और फिर वो जैसे ही उस बॉल को बोतल पर मारता है, तभी वो महंगी बोतल टूट जाती है। लेकिन जॉनी जानलेवा नौकर पर ही चिल्लाने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम हिले क्यों, मैंने तुम्हें हिलने से मना किया था ना, अगर तुम नहीं हिलते तो मेरा निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगता। पर तभी उसके पास स्टेला आती है और कहती है कि चलो जाने मन, हमें पापा से बात
करनी है। जिसके बाद वो दोनों फ्रांसिस के पास जाते हैं। तभी जॉनी जानलेवा उससे कहता है कि देखो पापा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसका बाप दोनाली निकाल लेता है, जिसको देखकर जॉनी जानलेवा की फट जाती है। फ्रांसिस कहता है कि ये गन मेरे बाप की है, इससे वो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। जॉनी जानलेवा कहता है कि मैं और स्टेला काफी दिनों से साथ में हैं, इसलिए अब हम हमेशा साथ रहना चाहते हैं। फ्रांसिस कहता है कि क्या, मैं समझा नहीं। जॉनी जानलेवा कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फ्रांसिस कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम काम क्या करते हो? जॉनी जानलेवा कहता है कि कुछ नहीं। फ्रांसिस पूछता है कि तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है? जॉनी कहता है कि शादी के बाद मैं और स्टेला कुछ महीने क्रूज पर रहेंगे और मजे करेंगे। फ्रांसिस कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर पैसों का क्या? इस सब के लिए तुम्हें पैसे कौन देगा? जॉनी जानलेवा कहता है कि आप दहेज तो दोगे ना? फ्रांसिस कहता है कि दहेज, वो क्या होता है? तभी स्टेला कहती है कि शादी के बाद मुझे मेरी प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा दे देना जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़कर गई है। फ्रांसिस कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस गधे से शादी करना चाहती हो? इस आदमी के पास तो कोई काम तक नहीं है, इसलिए मैं तो इस शादी के खिलाफ हूँ। तभी स्टेला कहती है कि मैं तो इसी से शादी करूंगी, मैं आपसे कोई परमिशन नहीं ले रही बल्कि आपको बता रही हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है, आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही सरकार ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है और हमारे सारे अकाउंट्स भी फ्रीज हो चुके हैं। अब ये सुनते ही उन सभी की लुप लुप करने लग जाती है, क्योंकि अब पैसों के बिना वो तीनों अपनी अय्याशियां कैसे कर पाएंगे। तभी फ्रांसिस उन सभी से उनके फोन लेकर उन्हें बाहर फेंक देता है और कहता है कि पुलिस हमारे फोन से हमें कभी भी ट्रैक कर सकती है। साथ ही वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि कोई भी भीसड़ी वाला गद्दार निकल सकता है। आगे फ्रांसिस उनको लेकर किसी दूसरे शहर में आ जाता है। वो बताता है कि यहाँ पर मेरे बाप का एक पुराना घर है, तो यहाँ पर हम छुप सकते हैं और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि उस घर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। वहीं स्टेला का तो रोना निकल जाता है, क्योंकि उसको तो आदत थी राजकुमारियों की तरह रहने की, पर अब उसे फकीरों की तरह रहना होगा। आगे फ्रांसिस उन्हें डिनर में तले हुए ब्रेड खिलाता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग अच्छा खाना चाहते हो तो तुम्हें कमा कर लाना होगा। मैं तो इस घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पुलिस हर जगह मुझे ढूंढ रही है, इसलिए अब सारा काम तुम लोगों को ही करना होगा। और वैसे भी इतने सालों से मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तो अब तुम्हारी बारी है। अब काम का नाम सुनते ही उन तीनों की टट्टी निकल जाती है और वो जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह 6 बजते ही फ्रांसिस उन तीनों को उठा देता है और कहता है कि जाओ और कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें आज का खाना नहीं मिल पाएगा। आगे स्टेला नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन नल में से पानी नहीं आ रहा था, तो वो परफ्यूम लगाकर ही वहाँ से चली जाती है। उधर फिलिप हगने बैठता है, लेकिन बाथरूम के आगे ना तो दरवाजा था और न ही बाथरूम में टॉयलेट पेपर। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो वहाँ पर बैठे मजदूरों से बात करने के बहाने उनका खाना लेकर खाने लगता है, लेकिन तभी वो लोग उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। वहीं स्टेला किसी आदमी से फोन छीनकर जॉनी जानलेवा को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए दूसरे शहर आई हूँ और यहाँ पर मेरे फोन का नेटवर्क नहीं है, तो मैं तुमसे कुछ दिनों तक बात नहीं कर पाऊंगा है, और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, मैं तेरे ही तो पैसों पर अय्याशियां करता था। मेरे बाप को ना तो मुझ पर भरोसा है और ना ही वो मुझे 1 रुपया भी देने वाला है, जो कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। कुछ देर बाद जब फिलिप और एलेक्स घर पर आते हैं, तो उनका बाप पूछता है कि तुम लोग आज क्या कमा कर लाए हो, लेकिन वो दोनों तो खाली हाथ आए थे। अब उन तीनों की उम्मीदें स्टेला पर टिकी हुई थी, पर तभी हम स्टेला को देखते हैं, जो कि बहुत सारी शॉपिंग करके घर पर आती है। बाप पूछता है कि तुम्हारे पास शॉपिंग करने के पैसे कहाँ से आए? स्टेला कहती है कि मैंने फिलिप की अंगूठी बेच दी। आगे जब वो उसके बैग को खोलते हैं, तो उसके अंदर महंगे महंगे कपड़े होते हैं। फिलिप पूछता है कि तुम खाना लाई हो ना? स्टेला कहती है कि खाना वो तो तुम लोग लाने वाले थे, मेरे तो सारे पैसे कपड़ों में ही खत्म हो गए। अब ये सुनते ही फिलिप का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके सारे कपड़ों पर तेल डालकर उसे खराब कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर उनकी नौकरानी मार्गरेट आ जाती है, जिसे स्टेला ने फोन कर बुलाया था। दरअसल मार्गरेट यहाँ पर उन्हें कुछ कपड़े और टॉवल देने आई थी, लेकिन तभी फ्रांसिस उस पर भड़क जाता है और कहता है कि हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं, अब मेरे बच्चे खुद ही कमाकर अपना घर चलाएंगे, जो कहकर वो मार्गरेट को वहाँ से भगा देता है। वहीं मार्गरेट के साथ रॉकी रबड़ीबाज भी होता है, जो स्टेला को जाते हुए अपना कार्ड देकर जाता है और कहता है कि हमें एक बर्तन धोने वाले की जरूरत है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो कल तुम इस एड्रेस पर पहुँच जाना। फिर अगले दिन स्टेला रॉकी के दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। यहाँ पर रॉकी उसे बताता है कि पहले तुम्हें बर्तन मांजना सीखना होगा, अगर तुम ये काम अच्छे से कर लेती हो तो बाद में तुम्हें वेट्रेस का काम भी दिया जाएगा। अब स्टेला वहाँ पर काम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाती, से नहीं पहुँचा पा रही थी। उधर फिलिप एक एजेंसी में जाता है, जहाँ पर वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहता है कि मुझे मैनेजर की जॉब चाहिए। लड़की पूछती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है? फिलिप कहता है कि एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सैलरी कम से कम $1 मिलियन लूंगा और साथ में एक मर्सिडीज
कार भी। अब ये सुनकर वो लड़की उस पर हंसने लगती है और कहती है कि ना तो तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन है और ना ही कोई एक्सपीरियंस, तो अभी तो तुम्हें सिर्फ रिक्शा चलाने का ही काम मिल सकता है। अब फिलिप के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो इस काम के लिए मान जाता है, पर क्योंकि उसका वजन काफी ज्यादा था तो उसे वो रिक्शा चलाने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस के पास पप्पू दलाल आता है जो कि उसके लिए खाने में लॉबस्टर और महंगी वाली दारू लेकर आया था। अब पहले तो फ्रांसिस ये खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ये खाएगा तो उसके बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही बड़े मजे से उस खाने को खा रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान फ्रांसिस को अपने घर में से कुछ आवाजें आती हैं। आगे जब वो अपने घर में जाकर देखता है तो वहाँ पर एलेक्स होता है जो काम पर जाने की बजाय अभी अभी सोकर उठा था। अब फ्रांसिस जल्दी से पप्पू दलाल को वहाँ से भगा देता है और फिर जब वो उस खाए हुए लॉबस्टर को फेंकने जा रहा था तभी एलेक्स उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो पूछता है कि ये कहाँ से आया। फ्रांसिस कहता है कि मैंने इसे नदी से पकड़ा। ये सुनकर एलेक्स मुस्कुराने लगता है और कहता है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, इसलिए हमें काम करने की क्या जरूरत है, हम सब कुछ तो प्रकृति से ले सकते हैं। उधर पूरे दिन अपनी घिसवाने के बाद स्टेला और फिलिप कुछ पैसे कमाकर अपने घर पहुंचते हैं। तभी फिलिप उन पैसों में से कुछ पैसे तो खाने के लिए निकालता है और कुछ पैसों को वो घर ठीक करने के लिए अलग कर देता है। आगे सबके खाने के लिए पास्ता बनता है, पर क्योंकि एलेक्स आज कुछ कमाकर नहीं लाया ने देख ली तुम लोगों की औकात, पर कोई बात नहीं, प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत कुछ दिया है तो मैं उसी से ले लूंगा। जिसके बाद वो घर से बाहर जाता है और पेड़ों के पत्ते तोड़कर खाने लगता है, लेकिन फिर कुछ ही देर में उसकी हालत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगता है। फिर अगले दिन जब फिलिप अपने काम पर था तभी वो देखता है कि डेविड अंडकोश नाम का एक आदमी बार बार उसके कस्टमर्स को चुरा रहा है। फिलिप उसे कहता है कि तुम मेरे कस्टमर क्यों चुरा रहे हो, जिस पर डेविड अंडकोश उसे गालियां देकर चला जाता है। वहीं स्टेला होटल में काम कर रही थी तभी उसकी एक कस्टमर से बहस हो जाती है। कस्टमर कहता है कि मैंने तुम्हें मीट के साथ बीन्स लाने को कहा था। स्टेला कहती है कि सॉरी सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। कस्टमर कहता है कि जब तुम लोगों को काम करना ही नहीं आता तो करते क्यों हो। अभी सुनकर स्टेला को गुस्सा आ जाता है और वो रॉकी रबड़ी बाज के पास आकर कहती है कि मुझे नहीं करनी ये घटिया सी नौकरी, वो आदमी मेरे से कैसे बात कर रहा है। रॉकी कहता है कि तुम कौन हो, तुम कहीं की महारानी हो क्या जो वो तुमसे प्यार से बात करे। याद करो तुम भी अपने नौकरों से कुछ ऐसे ही बातें करती थी। अब ये सुनकर स्टेला को एहसास होता है कि उस टाइम पर उसके नौकरों को कैसा फील होता होगा। जिसके बाद वो सॉर्डर को उठाती है और उसे ठीक करवा कर वापस उस कस्टमर के पास जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले रॉकी रबड़ी बाज उसे कहता है कि रुको, वो कस्टमर सच में बहुत बुरा है। जिसके बाद किचन का सारा स्टाफ उसके खाने में थूक देती है, जिसको खाकर वो कस्टमर भी बहुत खुश होता है। फिर शाम को सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तभी स्टेला सभी को कहती है कि मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है। दरअसल ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान को ज्यादा खाना खाने से डर लगता है। अब ये सुनते ही फ्रांसिस स्टेला पर भड़कने लगता है और उसे कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। स्टेला कहती है कि आप हमारे साथ कभी थे ही नहीं, आप तो कभी अपनी बिजनेस ट्रिप से अमेरिका गए होते थे तो कभी हांगकांग, आज तक कभी आपने हमसे पूछा भी है कि हम ठीक है या नहीं। तभी एलेक्स कहता है कि आपको पता भी है कि पिछले हफ्ते में जेल में था और मुझे लेने के लिए सिर्फ फिलिप वहाँ पर आया था। तभी फिलिप कहता है कि 2 महीने पहले मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी और मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन तब भी आप मुझे देखने हॉस्पिटल में नहीं आए। अब ये सुनकर फ्रांसिस कहता है कि मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा था, जो तुम लोग ये अय्याशियां करते हो उसका पैसा कहाँ से आता है, और अब हम गरीब हो चुके हैं तो तुम इन सब का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। जो कहते हुए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन फिलिप डेविड अंडकोश के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे कस्टमर ऐसे नहीं चुरा सकते। डेविड कहता है कि अगर मैं करूँ तो तू क्या कर लेगा मोटे। जो कहकर वो उसे पीटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर फिलिप के महंगे जूतों पर पड़ती है। डेविड पूछता है कि तुम्हारे पास ये जूते कहाँ से आए। फिलिप कहता है कि मुझे जूते कलेक्ट करने का बहुत शौक है। डेविड कहता है मुझे भी जूते कलेक्ट करना बहुत पसंद है। जिसके बाद वो उसे अपने गोडाउन में ले जाता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे जूतों के कलेक्शन थे। तभी फिलिप उन जूतों को देखकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, अगर हम इन जूतों को अमीर लोगों को महंगे दामों पर बेचें तो हम काफी पैसा कमा सकते हैं। अब डेविड अंडकोश भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। वहीं घर पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर प्लम्बिंग का काम कर रहा था। वो एक नल को ठीक कर देता है, जिसको देखकर उसका बाप पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा। एलेक्स बताता है कि मैंने ये सब स्कूल प्रोजेक्ट में सीखा था, मुझे उस टाइम प्लम्बिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन आपको इस सब के बारे में कहाँ पता होगा, आप तो हमारे साथ थे ही नहीं। फिर शाम को जब सभी बच्चे वापस घर आते हैं तब फ्रांसिस उन सभी से माफी मांगता है। कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद मेरे लिए माँ और बाप दोनों का रोल निभाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, लेकिन आज के बाद हम सभी साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताया करेंगे। अब ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि तीनों भाई बहन अपने काम में बहुत अच्छे हो गए थे और वो अपने काम को एंजॉय करने लगे थे। उधर स्टेला को जब अपनी पहली सैलरी मिलती है तो वो इन पैसों को देखकर बहुत खुश होती है। आगे वो सभी मिलकर पार्टी करते हैं जहाँ
जहाँ अब स्टेला रॉकी रबड़ी बाज की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन जॉनी जानलेवा स्टेला को ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच जाता है। वो फ्रांसिस से कहता है कि मैंने थोड़ी छानबीन की थी और मुझे सब कुछ पता है कि तुम ये सब अपने बच्चों को सुधारने के लिए कर रहे हो। फ्रांसिस पूछता है कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी से जाने के कितने पैसे लोगे। जॉनी जानलेवा कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हो पापा, मैं तो बस यहाँ पर आपकी मदद करने आया हूँ। इसी दौरान वो तीनों भी घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर फ्रांसिस उन्हें बताता है कि इनकम टैक्स वालों ने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया है और तुम्हारे सारे अकाउंट्स भी अनफ्रीज कर दिए हैं। अब ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फ्रांसिस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। पर वो अपने बच्चों को सब कुछ सच भी नहीं बता सकता था, इसलिए वो जॉनी जानलेवा की हाँ में हाँ मिलते हैं। तभी जॉनी जानलेवा स्टेला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इस पर स्टेला भी उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। वहीं हम फ्रांसिस को देखते हैं, जिसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने पहले ही अपने बच्चों को सच क्यों नहीं बता दिया। उधर दूसरी तरफ जॉनी जानलेवा स्टेला को सिटी हॉल ले जाने लगता है। वो उसे कहता है कि जाने मन हम आज ही शादी करेंगे। स्टेला पूछती है कि पर मेरी फैमिली का क्या। जॉनी जानलेवा कहता है कि उनके लिए हम बाद में एक बड़ी सी पार्टी रख लेंगे, लेकिन शादी हम आज ही करेंगे। आगे जैसे ही ये लोग सिटी हॉल पहुंचते हैं, तभी स्टेला को उसके बाप का फोन आने लगता है। पर तभी जॉनी जानलेवा उससे फोन छीन लेता है और फ्रांसिस से कहता है कि मैं और स्टेला शादी करने जा रहे हैं। अब ये सुनकर फ्रांसिस की फटकर 64 हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को लेकर सिटी हॉल की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो इस शादी को रोक सके। वहीं सिटी हॉल में जो आदमी उन दोनों की शादी करवाने वाला था, वो साला गूंगा होता है, जिसके चलते उनको बहुत देर लग रही थी। इसी दौरान स्टेला को पता चलता है कि जॉनी जानलेवा का असली नाम बबलू बकलोल है। स्टेला पूछती है कि तुमने अपना नाम क्यों बदला, जिस पर जॉनी जानलेवा कहता है कि दरअसल मेरा बाप रिफ्यूजी था, तो उसने रशिया में आकर मेरा नाम बदल दिया। अब उन दोनों की शादी होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर फ्रांसिस अपने दोनों बेटों को लेकर पहुंच जाता है। वो स्टेला से कहता है कि तुम्हें इस गधे से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। अब ये सुनते ही स्टेला जॉनी जानलेवा को एक चमाट देती है और उससे शादी तोड़ देती है। तभी जाते जाते जॉनी जानलेवा फ्रांसिस से कहता है कि तुमने मेरी शादी को तोड़ा, अब देख मैं तेरा घर तोड़ूंगा। तेरा सच सुनने के बाद तो वैसे भी तेरे बच्चे तेरे साथ नहीं रहने वाले। तभी वो तीनों उससे पूछते हैं कि ये कौन से सच की बात कर रहा है। अब फ्रांसिस उन्हें बता ही देता है कि हमारे घर पर कोई रेड नहीं पड़ी थी, मैं तो बस तुम लोगों को सुधारना चाहता था ताकि तुम लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको। लेकिन ये सुनते ही उसके बच्चे उस पर भड़क जाते हैं, जिसके बाद वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम फ्रांसिस को देखते हैं, जो अब अकेला पड़ चुका है। उसके तीनों बच्चे उसके पुराने वाले घर में रहते हैं और उसे हर महीने किराए के तौर पर चेक भेजते रहते हैं। वहीं एक दिन ऑफिस से घर जाते हुए पप्पू दलाल फ्रांसिस को उसके पुराने वाले घर में ले जाता है, जिसके बाद वो उसे गुलदस्ता देकर कहता है कि आज स्टेला का बर्थडे है। आगे जब फ्रांसिस घर के अंदर जाता है तो उसे ये देखकर सभी साथ में बहुत खुश थे और उन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। वहीं फ्रांसिस भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि एक बाप तो यही चाहता है कि उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।